हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर देखो, अभी हम यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग के यहाँ पर देखो सर्वेइंग के मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपके सामने। स्टेट जेई हो, एई हो, चाहे कोई सा भी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम्स को हम यहाँ पर फोकस करते हुए सबको साथ में लेते हुए हम यहाँ पर ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बहुत ही अच्छी लेवल के क्वेश्चंस हम यहाँ पर स्टार्ट करें। तो स्टार्टिंग में थोड़े से बेसिक्स क्वेश्चंस यहाँ पर है हमारे पास कि जैसे कि थोड़े थोड़े क्वेश्चंस हम लेके आएंगे और बहुत ही अच्छे लेवल तक के बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है गाइस, तो मैं यहाँ पर वेट कर लेता हूँ जितने आप सब लोग यहाँ से मेरे साथ कनेक्ट हो सकें। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोग मेरे ख्याल से गुड आफ्टरनून सबसे पहले तो ऑल ऑफ यू। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि आई होप कि आप सब लोग अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे होंगे, बहुत अच्छे तरीके से खुद को प्रिपेयर भी कर रहे होंगे, है ना। अब देखो, गुड आफ्टरनून, बिल्कुल गौरव जी, गुड आफ्टरनून आपको, है ना। तो लेकिन यहाँ पर देखो, आपकी साथ में पढ़ाई के साथ साथ, यानी कि देखते हैं ना हम थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब बात ये होती है कि बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमसे बनते नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस जो बन जाते हैं वो तो हम वैसे भी लगा देते हैं, और जो हमसे नहीं बन पाते हैं ना, उनको हम क्या करते हैं कि चलो ठीक है यार सर, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटा मोटा गाइडेंस मिल जाए तो बहुत ही ज्यादा बेहतर तरीके से चले। तो चलो अब देखते हैं, आज क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं। आप लोग मेरे साथ में जवाब देने की कोशिश करना कि मैं यहाँ पर क्वेश्चन डिस्प्ले जैसे ही हो वैसे आप आंसर देने की कोशिश करना। फिर देखते हैं आपसे कितने अच्छे से क्वेश्चंस आप बना पाते हो। उसके बाद मैं समझाऊंगा आपको कॉन्सेप्ट, उसके बेसिस पे अभी हम चलते रहेंगे। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पर डिस्प्ले करने जा रहा हूं। तो देखो, पहला क्वेश्चन आता है कि द कर्वेचर ऑफ द अर्थ सरफेस इज टेकन इनटू अकाउंट इफ द एक्सटेंट ऑफ सर्वे इज मोर देन। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये कि सर्वेइंग के अंदर सबसे पहले तो सर्वेइंग क्या चीज है, ये बात अगर मैं बात करूं तो देखो बहुत ही बेसिक से समझा रहा हूं आपको, इससे बेसिक से तो कहां जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ सबसे बेसिक सा क्वेश्चन है, इससे आगे बढ़ेंगे बहुत अच्छे लेवल तक क्वेश्चन चलेंगे अपने। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब तरीके से प्रैक्टिस आप यहाँ पर कर पाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस अच्छे से होगी, चिंता वाली कोई बात नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि सर्वे सर क्या होता है। ठीक है, सर्वे क्या होता है, तो सर्वे क्या होता है कि एक मैप पे जैसे मेरे को किसी की पोजीशन मेरे को फाइंड आउट करनी है, कि जैसे मैप पे मेरे को किसी जगह की पर्टिकुलर लोकेशन को मेरे को पुट अप करना है, तो मेरे को उसकी पोजीशन पता होनी चाहिए। तो उसकी पोजीशन कैसे निकालूंगा कि इससे पहले मेरे को मैप पे अगर किसी और चीज की पोजीशन पता हो, उसी पोजीशन से रिलेट करके आप दूसरी पोजीशन निकालते हो। सीधी बात है ना भाई, आपको पता है कि यार आपको दिल्ली की दूरी निकालनी है, लेकिन दिल्ली की दूरी कहां से निकालनी है? आपको दिल्ली की डिस्टेंस निकालनी है, जयपुर से निकालनी है, लखनऊ से निकालनी है, आगरा से निकालनी है, आपको कहां से निकालनी है। ठीक है, तो एक बिल्कुल पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट से आप किसी भी अदर चीज की आप रिलेटिव डिस्टेंस या रिलेटिव पोजीशन आप यहाँ पर फाइंड आउट करते हो ना, दैट इज नोन एज सर्विंग। सर्विंग मेरी दो टाइप से चलती है। यहाँ पर बोला हुआ है कि पहले केस में यहाँ पे मैं मान के चलूं कि यहाँ पर बोला हुआ है, इसने देखो जवाब दें सबसे पहले तो, सर क्या हुआ आज यूट्यूब पे? अरे यूट्यूब पे देखो फिलहाल देखो जो भी है कि अब देखो यूट्यूब पे क्लासेस चल रही है, यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेशन है, प्रैक्टिस सेशन बिल्कुल रेगुलरली रहने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल पूरा यहाँ पर कराएंगे हम। तो देखो यहाँ पर आपसे बात चल रही है कि द कर्वेचर ऑफ अर्थ सरफेस इज टेकन इनटू अकाउंट इफ द एक्सटेंट ऑफ सर्वे इज मोर देन। तो देखो, मेरा सर्वेइंग में दो टाइप से करता हूं, एक होता है मेरा प्लेन सर्वेइंग, एक होता है मेरा जियोडेटिक सर्वेइंग। ठीक है, प्लेन सर्वेइंग को मैं कब बोलता हूं, एक तो होता है कि यार चलो ठीक है सर, हम कम डिस्टेंस के लिए बात करते हैं। अर्थ तो वैसे भी मेरी कैसी है, ऑब्लेट स्फेरॉइड शेप की है। ऑब्लेट स्फेरॉइड है, स्फीयर मत मान लेना आप। ठीक है, स्फेरिकल शेप की नहीं है, ऑब्लेट स्फीयर शेप की आपकी अर्थ है। तो यहाँ पर देख लेंगे, सबसे पहले जवाब दें, डी 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 डी, आपका आंसर भी आ गया, खूब ज्यादा डी आ गया आपके। ठीक है, चलो देखते हैं, बी ऑप्शन लगाया इन्होंने, क्या बोलते हैं शिवम शांडिल्य जी ने। देखो, अर्थ मेरी ऑब्लेट स्फीयर टाइप की है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्लेट स्फेरॉइड क्यों बोलता हूँ ये भी बता देता हूँ आपको साथ के साथ ही। तो यहाँ पर मेरे पास कहते हैं कि अगर मेरे को कम दूरी के लिए देखना है, कम डिस्टेंस के लिए देखना है, तो मैं मान सकता हूं कि यार ये मेरे ऑब्लेट स्फेरॉइड अर्थ क्या क्या है, वैसे ही मेरा लगभग लीनियर है, तो इसको मैं एक बार तो लीनियर मान सकता हूं। और अगर मेरे को ज्यादा डिस्टेंस के लिए यहाँ पर कैलकुलेशंस करनी है, इस यानी कि सर्विंग मेरे को बहुत ज्यादा डिस्टेंस के लिए करनी है, तो मेरे को इसको बिल्कुल स्फीयर मानना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक टाइम पे जब मैं अर्थ का कर्वेचर को कंसीडर नहीं करता हूं, तो इस टाइम पे जो सर्वेइंग होगी वो मेरी प्लान सर्वेइंग होगी। ठीक है, वो मेरी प्लान सर्वेइंग होगी। और जब मैं अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर करूंगा तो इस टाइम पे सर्वेइंग को मैं जियोडेटिक सर्वेइंग बोलूंगा। कौन सी? जियोडेटिक सर्वेइंग। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कम मानते हैं, देखो कम, वो कम कितना ले सर, कितना एरिया तक माने। तो देखो अगर यदि मेरा एरिया, अगर यदि यहाँ पर एरिया है ना 250 किलोमीटर स्क्वायर तक है, ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि 250 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया तक तो मैंने मान लिया कि सर कम ही एरिया लगभग देखे तो।
बहुत कम एरिया है अर्थ सरफेस के हिसाब से, तो बहुत कम एरिया है। तो 250 किलोमीटर स्क्वायर की एरिया तक मैं इसको प्लेन सर्विंग यहां पर मानता हूं कि चलो ठीक है, मेरी जो सर्विंग है अब वो मेरी प्लेन सर्विंग को मैं कंसिडर कर रहा हूं। अगर मेरा 250 किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा हो जाता है तो मेरा अर्थ का कर्वेचर कंसीडर करूंगा मैं, क्योंकि बहुत ज्यादा कर्वेचर आ गया है यार। अब ज्यादा कर्वेचर आ गया तो यहां पर मैं कंसीडर करूंगा। दैट मींस अब देखो यहां 250 तो ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो 250 ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो यहां पर मैं कह दूं कि यार 250 नहीं दे रखा तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, 260 में तो लगभग अकाउंट करेंगे ही करेंगे। तो 260 आप यहां पर आंसर लगा देना। 150 नहीं, देखो 150 नहीं आएगा यहाँ पर, 250 है वो आपका, जो आपको 150 आपको शायद मे भी गलत आपको रिमाइंड रह गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हो सकता है आपसे गलती हो जाए, मे भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप जवाब देंगे तो वहां पर आपसे वहां एग्जाम में गलती नहीं होगी, ठीक है। तो जवाब देने की कोशिश करें, बिल्कुल रेगुलर तरीके से रहेंगे आप यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर मैंने बोला था आपसे कि इसको मैं ऑब्लिक स्पेरुड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अर्थ की यहाँ पर मैं कह देता हूँ ये दो मेरी एक्सिस है। यहाँ पर अगर मैं इसको बोल दूं कि चलो ठीक है सर ये मेरी पोलर एक्सिस है और ये मेरी इक्वेटर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पोलर एक्सिस जो है ना मेरी, उसकी लेंथ जो है मेरी 12713.80 किलोमीटर है, ठीक है। ये मेरे पास इतनी है, जबकि यहाँ पर इक्वेटर है, अगर स्पीड होती ना तो रेडियस मेरी ऑल ओवर सेम चल रही होती, डायमीटर मेरा दोनों टाइप पे बिल्कुल बराबर आता, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। इक्वेटर जो है मेरी 12756.75 किलोमीटर की होती है, ठीक है। यानी कि इन दोनों के बीच में देखूं तो इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है? 42.95 किलोमीटर का, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आगे बन सकता है। आपका आगे क्वेश्चन ये 42.95 किलोमीटर से पूछ सकता है वो, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये ऑब्लिक स्फीयर इसलिए बोला था क्योंकि ये क्या है, थोड़ा सा अंडे वाली शेप में, ऐसा मान लीजिए अंडे वाली शेप में, ठीक है, इसलिए उसको ऑब्लिक स्फीयर बोला है और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये बिल्कुल अच्छे से याद रख लेना, इस 42.95 को याद रख लेना। ये आपसे क्वेश्चन कभी बहुत स्टेट्स में पूछा हुआ है ये सवाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि द सर्वे इन विच द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट इज कॉल्ड। अब देखो यहां पर आपसे बोल रहा है द सर्वे इन विच द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट इज कॉल्ड। अब देखो यहां पर आपसे पूछ रहा है कि आपको अर्थ का कर्वेचर आपने ले लिया, यहां पर कंसीडर कर लिया। अर्थ का कर्वेचर अगर मैंने कंसीडर कर लिया तो किस टाइप की सर्विंग होगी? जल्दी से जवाब दे। ऑप्शंस देखो, पिछला वाला जवाब देखो आया था राम अग्रवाल जी का, बिल्कुल करेक्ट आया था। अगले वाला फिर से कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पर बोला ना दो चीजें, एक बार मैं कर्वेचर को कंसीडर करता हूं, एक बार मैं कर्वेचर को कंसीडर नहीं करता हूं। जब मैं कर्वेचर को कंसीडर नहीं करता हूं तो मैं उसको क्या मान रहा था? एकदम बिल्कुल लाइन लीनियर मान रहा था। इसको मैं बोल देता था क्या? प्लेन बोलता था, ठीक है। इसको मैं बोलता था प्लेन सर्वे। यहाँ पे पूछ रहा है कि कर्वेचर को आपको लेना है, अगर कर्वेचर को लेना है तो इस टाइप की सर्विंग हो गई। ये मैंने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था, दैट इज नोन एज बाय जियोडेटिक सर्विंग। तो देखो कितना आसान सवाल था यार, आपसे कितना आसान सवाल पूछा है उसने। अच्छा ये बताओ आप इसका जवाब दें आप, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन वो पूछेगा, वो देखो स्केल से अगर क्वेश्चन बना, अगर स्केल से क्वेश्चन बनेगा, देखो ऑब्वियसली बात है स्केल से क्वेश्चन पूछेगा, वो स्केल से इसी टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। उसको पता है कि लगभग आपको पता होना चाहिए कि स्केल्स क्या क्या होती है, स्केल्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो स्केल्स के अंदर सबसे इजीएस्ट तरीका पता है क्या है? अगर आप उसको आरएफ के फॉर्म में जमा देना, आरएफ के फॉर्म में अगर आप जमा दें, ठीक है, तो आपको बिल्कुल इजीली आपको पता चल जाएगा। चलो जमाएं। देखो ए ऑप्शन यहां पर आया है सिविल ड्रीम्स जी का, और ए आया है इसके फॉर्म में। अब देखो आरएफ का फॉर्म कैसा होता है कि आपको लिखना है कि जैसे कि चलो ठीक है, यहां पर अब मैंने देखा कि स्केल है मेरी 4/2 लाख की, ठीक है, 2 लाख की, ठीक है, ये दे रखी है मेरी। तो आप 4 में 2 लाख का डिवाइडेशन कर दो कि आपके पास पता है 1/50,000 आ जाना है। सेकंड वाला देखूंगा तो 1 सेंटीमीटर में 5000 यहाँ पर कितने मीटर है। अब मीटर को आप क्या करो कि दोनों साइड यहाँ पर मीटर है तो मीटर को आप सेंटीमीटर के अंदर चेंज करो। तो आपने कह दिया कि चलो ठीक है सर, यहाँ पर मेरी 2 जीरो और बढ़ गई, ठीक है। दूसरी मेरे पास ये है, पहली ये है, दूसरी है, थर्ड मेरे पास दे रखी है 1/1 मीटर। मीटर में कितने सेंटीमीटर? आपके 100 सेंटीमीटर। तो आपने कह दिया एक है मेरे पास 1/5000 की, और ये चौथी मेरे पास क्या दे रखी है? इसने दे रखी है 1/50,000 की। अब जवाब आता है कि चलो ठीक है सर, ये तो मैंने निकाल लूंगा ऐसे कैसे करके, ये तो कैलकुलेशन है तो कोई दिक्कत नहीं है। 4/2 लाख का मतलब मेरे को भी पता है कितना होता है, ठीक है। अब देखो ये पूछ रहा है क्या, इसने पूछा है स्मॉलेस्ट। अब स्मॉलेस्ट का पता कैसे करेंगे कि यार अगर मैं 1 में इसका डिवाइडेशन करूं तो वैल्यू मेरी क्या आएगी?
1 में मैं इसका डिवाइडेशन करूं तो वैल्यू मेरी क्या आएगी, 1 में मैं इसका डिवाइडेशन करूं तो वैल्यू क्या आएगी, 1 में मैं इसका डिवाइडेशन करूं तो वैल्यू क्या आएगी। इन चारों वैल्यूज में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आएगी, आपको पता है कि एक में सिर्फ अगर मैं 5000 का भाग दूंगा या डिवाइडेशन करूंगा तो मेरी वैल्यूज कुछ अलग आने वाली है। लेकिन मैं यहाँ पर 5 लाख का अगर दे दिया ना मैंने, तो 5 लाख में तो मेरा बहुत ही ज्यादा कम वैल्यू आएगी। अब इसने क्या पूछा है, स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछी है क्या, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 1/5 लाख वाला हो जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर करेक्ट हो जाएगा। तो ये कौन सा वाला था, सेकंड वाला था क्या, आपने बोला सर सेकंड वाला था, बी ऑप्शन इज करेक्ट। देखते हैं कितने लोगों का सही आया था। डी ऑप्शन कैसे निकाला था आपने, मेरे समझ नहीं आया। सिविल ड्रीम्स जी आपने डी निकाला था। देखो अगेन देख लेंगे कि देखो कैसे देखते हैं, स्मॉल कैसे देखेंगे। 1 में 50,000 का डिवाइडेशन करो, जो वैल्यू आए वो यहाँ लिख देना। 1 में इसका डिवाइडेशन करो, जो वैल्यू आए यहाँ लिख देना। 1 में 5,000 का डिवाइड करो, जो वैल्यू है यहाँ लिख देना। 1/50,000 में वैल्यू यहाँ लिख देना। आपको क्या लगेगा कि सबसे स्मॉल कौन सा वैल्यू आएगी, सबसे स्मॉल वैल्यू आएगी ये वाली आएगी 5 लाख वाली, ठीक है। और सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी आएगी, 1/5000 वाली, ठीक है। तो यानी कि ये वैल्यू मेरी स्मॉलेस्ट वन है। क्लियर है, अभी देखो अभी अच्छे से क्लियर हुआ होगा आपका, ठीक है। अब सेकंड नेक्स्ट देखो आप, डिनोमिनेटर मोर स्केल स्मॉल, बिल्कुल करेक्ट बोला आपने सर। प्रीवियस क्वेश्चन था, ओके कोई बात नहीं, ठीक है चलो प्रीवियस क्वेश्चन था, मैंने शायद ध्यान नहीं दिया था आपका। बी, हाँ बी ऑप्शन आपका आया था सिविल ड्रीम जी। ओके 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 आई गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट, ठीक है। तो देखो बहुत से लोग हैं करेक्ट जवाब दे रहे हैं, अच्छा लगा मेरे को कि आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। अब देखो यहां पर देखेंगे ये चल रहा है हमारा कि when the curvature of earth is taken into account the surveying is called as। अब देखो आपसे क्या पूछ रहा है, और देखो मैं पहले बता रहा हूं आपको कि 3 PM पे जो क्लासेस हैं आपकी YouTube पे, वो समथिंग आज थोड़ा सा लेट हो गया, बट 3 PM पे हमारी रेगुलर तरीके से चलती रहेगी। ओके नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है when the curvature of earth is taken into account the surveying is called। अभी यार 2 मिनट पहले देखा था सर जियो डेटिंग सर्वेइंग हुआ करती थी, तो अभी भी जियो डेटिंग ही हुआ करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट तरीके से चलते हैं। ये देखो इस क्वेश्चन में बहुत से लोग जो भी पिछली बार अटके थे, अब मत बताना मेरे को, ये बताओ आप इसका करेक्ट आंसर दो। देखो आपको रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में मेरे को पुट अप करने के लिए क्या करना होता है कि ऊपर और नीचे मेरे को यूनिट्स जो है ना, यानी कि अगर मैं नीचे सेंटीमीटर में वैल्यू रखूं तो ऊपर भी सेंटीमीटर में वैल्यू पुट अप कर दूं, अगर ऊपर मैं मीटर में वैल्यू रखूं तो नीचे भी मैं मीटर में वैल्यू पुट अप कर दूं। ये वैल्यू पुट अप करके आप बताएं मेरे को इसका आंसर क्या निकल के आएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या निकल के आएगा, आप बोलेंगे सर एक सेल्स ऊपर दे रखे हैं सेंटीमीटर, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जवाब आ रहा है, जवाब तो बहुत ही फास्ट आ रहे हैं आपके, अच्छा लग रहा है काफी जान करके मेरे को कि देखो यहाँ पर आ गया स्मृति दर्जी का आ गया। तो देखो यहाँ पर आपको पूछा हुआ है 1 सेंटीमीटर का, तो 1 तो सेंटीमीटर है, ठीक है। चलो सेंटीमीटर में कर लेते हैं सारी वैल्यू, ठीक है। और ऊपर दे रखे हैं 10 मीटर, तो मीटर को अगर आप सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना लग जाएगा, यहाँ पर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो यहां पर मैंने कह दिया 1/100 तो ये हो जाएगा, और 10 आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 10 तो आपका ऑलरेडी है, इनटू आपने सेंटीमीटर को इसके अंदर चेंज किया तो 2 जीरो आपने और बढ़ा दी, 1/1000 इसका आंसर हो गया। ओके तो यहां पर आपका ऑप्शन डी इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर। देखो तो जिन लोगों का यहां पर देखें, देखो सोविक वो आपसे डिस्कशन अभी थोड़ी देर में कर देंगे, अभी मैं आपसे बात करता हूं थोड़ी देर बाद, ठीक है। फिलहाल यहां पर देख लेते हैं, ठीक है। ओके अभी फिलहाल यहां पर आप देख लें, इसको सर्विंग को समझ लें थोड़ा सा, अगर आपसे बैठ पाए तो यहां पर देखो, चलो ठीक है 1/1000 आ गया आपका आंसर, बिल्कुल करेक्ट है आपका आंसर। देखो स्मृति दर्जी का आ गया था, मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस, बिल्कुल करेक्ट। देखो स्केल का मतलब यही होता है, स्केल बराबर क्या होता है कि आपका देखो ग्राउंड के ऊपर जो डिस्टेंस है आप उसको मैप के ऊपर पुट अप करोगे, तो यानी कि ग्राउंड की डिस्टेंस को मैप के ऊपर शो करना इज नॉन एज माई स्केल। अब स्केल को लिखने के काफी ज्यादा तरीके होते हैं मेरे पास। सबसे पहला इजी तरीका तो क्या होता है कि मैं लिख दूं कि चलो ठीक है सर 10 मीटर इक्वल्स टू मैंने माना हुआ है 100 किलोमीटर, तो ये इंजीनियरिंग स्केल बोलता हूं मैं इसको, जो उसमें डायरेक्ट लिख देता हूं ना कि सर नहीं 10 मीटर बराबर मैंने लिख दिया 100 किलोमीटर, ये मैंने माना हुआ है कि ये मेरे पास स्केल समथिंग चल रही है, तो ये स्केल को मैं इस टाइप की स्केल लिख दूंगा, तो दैट इज नोन एज माई इंजीनियरिंग स्केल। एक मेरे पास सबसे आसान तरीका होता है कि मैं 1/100 लिख दूं कि चलो ठीक है आप अगर 1 मीटर मानो तो 100 मीटर नीचे कंसीडर कर लेना, 1 सेंटीमीटर मानो तो आप 100 सेंटीमीटर नीचे कंसीडर कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो तरीका होता है इसको मैं बोलता हूं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ठीक है। यानी कि अगर 1/, में लिखते हैं तो इस तरीके से इसको बोल देता हूं मैं इंजीनियरिंग स्केल, ठीक है। अब देखते हैं
नेक्स्ट आपसे क्या बोला हुआ है कि द मेन प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग इज टू वर्क फ्रॉम। अब देखो सर्वेइंग के मेरे यहां पर दो प्रिंसिपल होते हैं। पहला प्रिंसिपल क्या होता है, जवाब 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 जवाब। देखो इतनी बार आप अगर वैल्यू लिखेंगे ना तो आपका मैसेज शो नहीं होता वैसे सिविल ट्रिम ठीक है, एक या दो बार लिखा करें आप, ठीक है, वो रिव्यू पे चला जाता है। आप देखो यहां पर आंसर आया है डी ऑप्शन आ गया। देखो हाँ बिल्कुल, यहां पर देखो अगर जब मैं मेन प्रिंसिपल देखता हूं तो यहां पर मेरे दो प्रिंसिपल चलते हैं। पहला प्रिंसिपल चलता है कि वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, ठीक है, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। अब होल टू पार्ट का क्या मतलब है कि मान लो मेरे पास इतना बड़ा एरिया है, इतना बड़ा एरिया है, तो इस बड़े एरिया के अंदर अब देखो इतने बड़ा एरिया है तो इतने बड़े एरिया पे एक साथ सर्विंग करना तो बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं है। ये लगने में छोटा लग रहा है कि सर ये तो बोर्ड का इतना सा एरिया, नहीं नहीं बहुत बड़ा एरिया है, ये आसानी से काफी अच्छा एरिया मान के चलो आप इसको। तो इसको क्या करोगे, आपकी छोटे छोटे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स के अंदर आपने क्या कर दिया, इसको डिवाइडेशन कर देना और कह दोगे कि यार सर ठीक है अब इसको नंबर ऑफ ट्राइंगल्स के अंदर मैं यहाँ पर कंसीडर करके यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ पर पर्टिकुलर अलग अलग एरिया का मैं क्या कर लूं, सर्विंग कर लूं। अलग अलग एरिया का मैं यहां पर अगर सर्विंग कर दूंगा तो दैट विल बी नोन एज माय होल टू पार्ट, यानी कि एक बहुत बड़ा एरिया है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में आपको डिवाइडेशन कर देना है, उसके बाद आप क्या कर लो, उसको सर्विंग कर दो। तो इसमें होगा क्या, फायदा क्या हुआ, फायदा क्या हुआ, मेन बात क्या है कि फायदा क्या हुआ, सर इसमें मेरा फायदा क्या हुआ। अब देखो आपसे ऐसा हुआ कि सर ठीक है इतने बड़े एरिया के अंदर आपने एक साथ ही सर्वे कर लिया होता, तो आपसे मान लो अगर मेरे पास कि इस इतने बड़े एरिया में सिर्फ इतने से पार्ट में पता नहीं कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसकी वजह से मेरी सर्विंग हो गई खराब, इसकी वजह से मेरी सर्विंग की वैल्यूज आ गई गलत। तो अब देखो अगर यदि मैंने पार्ट्स में किया है तो मेरे पास जो दोबारा करना पड़ेगा वो दोबारा मेरे को सिर्फ इतने से एरिया का करना पड़ेगा। लेकिन अगर इस पूरे का ही मैंने एक साथ किया होता, पूरे का ही एक साथ किया होता तो इसकी वैल्यूज की वजह से पूरा का पूरा सर्विंग का जो भी चल रहा है उस पूरी की पूरी सर्विंग मेरी अफेक्ट हो जाती। अगर एक मान के करता तो सारी सर्विंग अफेक्ट हो गई इतने से एरिया की वजह से, लेकिन मैंने पार्ट्स में किया है तो इसका मतलब है कि अब चलो ठीक है इतने से पार्ट्स का दोबारा भी कर लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा मेरे को, लेकिन पूरे का ही दोबारा करना पड़ता तो मेरा तो हालत ही खराब हो जाती। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये मान के चल लेता हूं मैं, ठीक है। हाँ एरर एक्सटेंशन रोकने के लिए बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पर देखते हैं कितने लोगों का आया, सिविल ड्रीम जी का आ गया था, ये देखो डी ऑप्शन बहुत लोगों के आ गए थे वैसे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको कि द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग। देखो ये मेरे ख्याल से वापस से सेम सवाल आ गया आपका। यहां पर मैं आपको दूसरा बताना भूल गया, सेकंड आपका क्या है कि अगर आपको किसी भी थर्ड पॉइंट की अगर आपको यहां पर आपको चाहिए कि अगर मेरे को थर्ड पॉइंट को लोकेट करना है तो थर्ड पॉइंट को लोकेट करता हूं मैं, प्रीवियस में स्टैब्लिश 2 पॉइंट्स है, यानी कि मेरे पास अगर मान लो कि यहां से मेरे पास एक एंगल यहां का है, ठीक है, एक एंगल है मेरे पास ये वाला, एक एंगल है मेरे पास ये वाला, तो दो एंगल पता है तो मेरे पास ये तीसरे वाले की पॉइंट लोकेशन पता चल जाएगी। यानी कि अगर ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, दो जनों के दो एंगल पता है तो तीसरे वाले का एंगल आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सेम अगर यदि यहाँ पर मेरे पास ये मेरे पास इसमें कुछ है, अब देखो यहाँ पर मेरे पास इसकी अगर यदि यहाँ पर मेरे को डिस्टेंस पता है, इसकी डिस्टेंस पता है, दो डिस्टेंस पता है, तो तीसरे की डिस्टेंस में पता कर सकता हूं। आपने कहा बिल्कुल, तो दो पॉइंट्स की वजह से तीसरे पॉइंट की आपको डिस्टेंस या फिर कुछ भी मेजरमेंट लोकेट करना आपका वो कहलाता है सेकंड प्रिंसिपल, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, ये नेक्स्ट तो आपका हो ही गया है लगभग, इसको बताएं आप, ये वाला क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन को बताएं। एरर एक्सपेंशन नहीं होगा, यहां पर आया सर मैंने सबसे पहले आंसर दिया, बिल्कुल स्मृति जी आपने बिल्कुल पहले आंसर दिया है और बाकी लोगों ने भी दिया है, स्मृति जी ने दिया है, जाहिद जी ने दिया है, सिविल जी ने दिया है, साक्षी गोयल जी ने दिया है, सिविल ड्रीम जी ने दोबारा भी आपको एक्सप्लेनेशन भी करके दिया है, बहुत अच्छा लगा। ऐसा अच्छा लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे से यहाँ पर करके जा रहे हैं। अब देखो आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रेस्पेक्ट टू मैप ए, क्या कह रहे हैं, इन रेस्पेक्ट ऑफ अ मैप ए हैविंग स्केल 1/1000 एंड अनदर मैप बी हैविंग स्केल ऑफ 1/1000, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। देखो सीधी सी बात है, दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, आपसे बोला है कि पहले वाले की तो इतनी है, दूसरे वाले की इतनी है। अब आप ये बता के दिए मेरे को कि कौन सा वाला मैप मेरा बड़ा है, कौन सा वाला मैप मेरा छोटा है, ये लिखा होगा इसमें और क्या लिखा होगा, देखो यही ऑप्शंस भी लिखा हुआ है, मेरे को पता है यही लिखा होगा, इसके अलावा निकलवा भी क्या सकता है वो। देखो अगर यदि इस तरीके से चलेंगे, इस तरीके से सोचेंगे तो यहां पर देखो आप कि यहां पर आपको पता चल रहा है कि यहां पर आपके पहली वाले की तो मैप की स्केल दे रखी है 1/1000, दूसरे वाले की मैप की आपको दे रखी है 1/5000। तो एक 1/1000 बड़ा है कि 1/5000 बड़ा है, ये बता दो मेरे को, 1/1000 बड़ा है कि 1/5000 बड़ा है। आप बोलोगे सर 1/1000 बड़ा है, 1/1000 का भाग देके आंसर दिखा के देख लेना आप, ठीक है। 1/1000 की वैल्यू बड़ी है तो मैप ए मेरा ज्यादा बड़ा है और मैप बी मेरा छोटा है, सीधी सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट चलेंगे अब यहां पर,
ये वैल्यूज के आंसर्स ने आप ए इज राइट, बिल्कुल टेक्निकल बिल्ट ऐसी ए इज राइट, ए इज राइट। क्या हो गया आपको, बाकी लोग क्यों नहीं जवाब दे रहे थे? ए ए ए ए ए ए ए ओके, सिविल ड्रीम सी का भी आ गया था। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देंगे। देखो यार ये वाले क्या है, सर्विंग के अंदर लगभग सारी बातें तो समझने की होती है, कुछ एक बातें ऐसी होती है कि जो आपको सीधी सी वैल्यूज आपको याद कर लेनी है। वो जो वैल्यू याद करनी नहीं, जैसे यूनिट याद करनी पड़ता है आपको, कभी बोल दे सर 1 फीट बराबर क्या आता है, वो पूछ ले तो पूछ लिया उसने, पता है तो पता है, नहीं तो नहीं पता है, नहीं पता है, ठीक है। चलो फिर भी चलो देखते हैं। जैसे ये ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन है डायरेक्ट, इसको आप करने बैठोगे तो आपको टाइम लग जाएगा बहुत ज्यादा, ठीक है। अब ये ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन है, इस ऑब्जर्वेशन के क्वेश्चन को डायरेक्टली याद रख लेना। बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं सर इतना इतना हुआ तो उतना उतना कैसे हो गया, उतना उतना कैसे हो गया। तो देखो ये वाली बात यहां पर कर लेंगे सर, 10 सेंटीमीटर होगा सर। सुनीति जी का आया ए ए ए ए, बहुत से लोगों का आया है जवाब। देखो मैं यहां पर ऑब्जर्वेशन के थ्रू बता देता हूं सीधा। देखो ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के थ्रू है। इसका पूछने का मतलब सिर्फ इतना सा था कि अगर यदि यहां से यहां तक की, अगर यदि मैं देखता हूं कि अगर 18 किलोमीटर की लेंथ पे देखता हूं, ठीक है, इसने बोला कि डिफरेंस इन लेंथ ऑफ एन आर्क एंड इट्स सबटेंडेड कोड ऑन अर्थ सरफेस फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 18.2 सेंटीमीटर। अगर यदि यहां पर मैंने कह दिया कि ये 18.2 सेंटीमीटर की अगर मैं सीधी लाइन खींचता और एक लाइन में ऐसे कोड खींचता, कर्वेचर है ना भाई, अर्थ कर्वेचर है, एक तो मैं अर्थ के कर्वेचर के साथ खींचता और एक में डायरेक्ट प्लेन लाइन खींच देता, तो उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आएगा फॉर 18.2 किलोमीटर का, ठीक है। अब यहाँ पर ऑब्जर्वेशन से देखो डायरेक्टली रिजल्ट आप याद रख लेना कि अगर यदि मेरे पास कभी 12 किलोमीटर का पूछ ले हो कि सर ऐसे यहाँ पर 18.2 नहीं देके आपसे कभी 12 किलोमीटर आपसे डायरेक्टली बोल दे कि नहीं सर 12 किलोमीटर पे कितना आएगा, तो देखो 12 किलोमीटर पे आपका आता है 1 सेंटीमीटर का। लेकिन जैसे ही आप इस पर थोड़ा सा बढ़ जाते हो 18.2 पे, 18.2 पे ये बढ़ के हो जाता है 10 का, और यहां पर जैसे ही बढ़ोगे ना 54.5 किलोमीटर पे, तो ये और ज्यादा बढ़ जाता है, ये 30 सेंटीमीटर का हो जाता है। अगर यदि जैसे ही मैं यहां पर 90 किलोमीटर पे पहुंचता हूं तो ये मेरा हो जाता है 50 सेंटीमीटर का। तो देखो ये डायरेक्टली ऑब्जर्वेशंस के थ्रू वैल्यूज हैं, ये डायरेक्टली वैल्यू याद रख लेना। यहां से वो सीधा सवाल पूछेगा, सीधा आपको टिक करना है और आंसर लगा के निकल लेना है, ठीक है। अब आपसे पूछा कितना हुआ है, इसने पूछा हुआ है कितना कि आपसे पूछा था इसने कितना 18.2 किलोमीटर पे, 18.2 किलोमीटर पे कितना आंसर है, कितना आंसर है 10 सेंटीमीटर आंसर है, डी इसका ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। 100 mm बिल्कुल बिल्कुल 10 सेंटीमीटर होगा सर। स्मृति शर्मा जी 10 mm, देखो आपने ना यूनिट नहीं देखी शर्मा जी, आपने देखा आपने यूनिट नहीं देखी, यहाँ पर mm की जगह अगर सेंटीमीटर होता तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होता, इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ इतनी सी बात आपको याद रखनी है, बाकी सब बहुत सही है, ठीक है। ये आपको डायरेक्टली वैल्यूज हैं, ये आप सीधी डायरेक्टली वैल्यूज याद रख लेना, ओके। अब चलो बढ़ाता हूं मैं थोड़ा सा आगे। अब देखो यहां पर पूछ रहा है कि जियोडेटिक सर्वेइंग इन डिफरेंट फ्रॉम प्लेन सर्वेइंग बिकॉज ऑफ यार जियोडेटिक सर्वेइंग में प्लेन सर्वेइंग में मेरे पास डिफरेंस क्या है। देखो ऑब्वियस सी बात है, ये बात तो चलो ठीक है मान के चल लेता हूं मैं कि दोनों के अंदर डिफरेंस है, वो मेरे को बिल्कुल क्लियर है, और क्लियर वो आपको मेन प्रॉब्लम ही आपको डायरेक्ट लगानी है, ठीक है। बताएं ओके, डी 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 डी, ठीक है। देखें बी बी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहां पर देखो जियोडेटिक सर्वेइंग प्लेन सर्वेइंग से सिर्फ इसी वजह से डिफरेंट है क्योंकि इसके अंदर एक के अंदर कर्वेचर को, अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर किया जाता है, एक के अंदर अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर नहीं करते हैं, बस इतनी सी बात है, और कोई ज्यादा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब देखो नेक्स्ट है आपसे यहां पर, अब देखो इसने पूछा हुआ है कि चलो ठीक है सर इन सब के बारे में बताओ थोड़ा सा, तो चलो मैं आपके सामने यहाँ पर देखो ये 4 है, यहाँ पर मैंने कह दिया कि चलो ठीक है सर यहाँ पर मैं चलो एक और लिख देता हूँ, एक मैं प्लेन स्केल भी लिख देता हूं, चलो समझाना ही है तो थोड़ा सा ज्यादा ही समझा लूं। चलो एक और स्केल लिख देता हूं आपके सामने, ग्राफिकल स्केल, लो चलो ये भी लिख लेते हैं साथ के साथ ही, सारा ही समझ लेते हैं। चलो 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 ठीक है सर, सारा ही समझ लेते हैं, सारी स्केल्स यही समझ लेते हैं हम। अब देखो समझ लेते हैं, चलो सारी समझ लेंगे। 260 किलोमीटर स्क्वायर तक, मैंने समझ ही नहीं आया क्या बोले आप टेक्निकल थी क्या बोले आप, निकाल लेना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मैथमेटिक्स के अंदर आपको रेडियस पता ही है, देखो रेडियस आपको पता ही है 6350 किलोमीटर ले लेते हैं अपन, वहां से निकाल लो आप चाहे तो 250 का 260 के लिए निकाल लो, लेकिन ऑब्जर्वेशन से जो वैल्यूज पूछी जाती है मैंने सिर्फ उतनी सी वैल्यूज पे ध्यान दिया। देखो अगर आपसे कभी पूछे कि आपके अंदर जैसे कि
कीवर्ड्स बताता हूं मैं आपको, सिर्फ कीवर्ड्स बताता हूं, जिस कीवर्ड्स को पकड़ के आपको डायरेक्टली कान मरोड़ के आपको सीधा जवाब देना है, ठीक है। सिर्फ इतना सा ही बता देता हूं आपको। तो देखो, अगर यदि मैं कहता हूं ना ग्राफ के ऊपर अगर आपकी कोई स्केल प्लॉटेड है, जैसे ग्राफिकल फॉर्मेशन में अगर आपकी कभी प्लॉटेड है, जैसे कि मैं पहले ही मैप के ऊपर ग्राफ बना के एक स्केल बना देता हूं कि यहां पर मैंने पहले ही एक स्केल बना दी, कि मैंने मैप के ऊपर ही एक स्केल बना के ड्रॉ करके रखा हुआ है, तो इस टाइप की स्केल को मैं बोल देता हूं ग्राफिकल स्केल। वो तो सबको पता है कि ग्राफ फॉर्मेट में आपने जाके बना के लिख दिया एक बार ऑलरेडी, तो ग्राफिकल स्केल हो जाती है, ठीक है। अगर आपकी स्केल चल रही है, वो स्केल अगर आपके दो डायमेंशन रिप्रेजेंट करती है, देखो दो यूनिट्स या दो डायमेंशंस आपके रिप्रेजेंट करती है, दो जैसे कि कौन कौन सी, जैसे कि मैंने बोल दिया था कि मेरे पास एक स्केल आती है जो मैंने बचपन में यूज की होगी, तो उसके अंदर क्या होता था कि दो डायमेंशन चलती थी, एक चलती थी सेंटीमीटर और एक चलती थी मेरी mm, ठीक है। ऐसे ही यहां पर अगर मैं कह देता हूं कि प्लेन स्केल मेरी वो है जो मेरी दो डायमेंशंस को शो करती है। एग्जांपल के तौर पे बता दिया मैंने आपको कि जैसे जिसमें दो डायमेंशंस को हम मेजर कर सकते हैं, दो डायमेंशंस को मैंने मेजर कर दिया, जैसे सेंटीमीटर को mm में या फिर डेसीमीटर को, और मैंने साथ के साथ आपको कर दिया सेंटीमीटर को, यहां पर दो को मैंने मेजरमेंट कर दिया, तो उसको मैं बोल दूंगा कि यहां पर चलो ठीक है सर, ये मेरा प्लेन स्केल हो गई। अगर यहाँ दो की जगह यहाँ पर तीन हो जाती कि एक तो मैंने मीटर भी मेजर कर लिया, एक मैंने सेंटीमीटर भी मेजर कर लिया होता, एक मैंने mm भी मेजर कर लिया होता, तीन, ये तीनों के तीनों मैंने मेजरमेंट कर लिए होते, तो इस टाइप की स्केल मेरी हो जाती डायगोनल स्केल। सिर्फ ये याद रखना आपको, दो डायमेंशंस को मेजरमेंट करने वाली प्लेन स्केल, तीन डायमेंशंस को मेजर करने वाली डायगोनल स्केल। और यहाँ पर मेरे पास आती है, एक आती है श्रृंग स्केल, ठीक है, एक आती है देखो श्रृंग स्केल। श्रृंग स्केल क्या होती है, देखो सीधी सी बात है, मेरी कोई स्केल थी, वो स्केल कैसी हो गई, छोटी हो गई, यानी कि स्केल मेरी कैसी होगी, छोटी हो गई। एक और आती है मेरी यहां पर एक्सटेंडेड स्केल, देखो यानी कि आपने मैप ड्रॉ किया, मैप ड्रॉ करने के साथ साथ ही वो स्केल के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम हुई, वो लेंथ मेरी श्रंक हो गई, यानी कि कोई मैप था, मैंने मैप को बनाया, मैप का कागज था ना, मैप का जो कागज था वो कागज ही सिकुड़ गया, ये मान के चलो कागज ही सिकुड़ गया, ऐसे टाइप का कुछ भी कंडीशन आपकी आ गई हो, तो उस टाइप में हमने कह दिया कि श्रंक स्केल किसको बोलूंगा, वो जो थे मेरी लेंथ क्या हो गई, श्रंकन हो गई। इसके लिए श्रंकन हो गई तो इसके लिए मेरा एक फैक्टर काम आता है जिसको मैं बोलता हूँ श्रंक फैक्टर। उसको अगर मैं ओरिजिनल स्केल से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास श्रंक लेंथ मेरे पास निकल के आती है, श्रंक स्केल मेरे पास निकल के आ जाती है। अगर मैं यहाँ पर इसको ओरिजिनल स्केल से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। श्रंक फैक्टर क्या होता है, कितनी लेंथ मैंने मान लो कि पहले मान लो कि 5 मीटर की लेंथ थी मेरी, वो घट के मेरी 4.6 मीटर की हो गई, तो यहाँ पर ये जो मेरे पास 4.6 थी, 5 से 4.6 हो गई, तो इसको मैं बोल देता हूँ श्रंक फैक्टर। ये मेरा श्रंक फैक्टर हो गया। श्रंक फैक्टर को ओरिजिनल स्केल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास श्रंक स्केल निकल के आ जाती है। वर्नियर स्केल क्या होती है, जो मेन स्केल के साथ जो सेकंड स्केल लगी होती है ना, मेन स्केल के साथ जो सेकंड एडिशनल, यहाँ पर आप कहते हैं ना कि एडिशनल मेजरमेंट के लिए एक और स्केल अलग से लगा दो आप, एडिशनल मेजरमेंट के लिए एक स्केल आपने अलग से लगा दी, तो दैट स्केल विल बी नोन एज माय वर्नियर स्केल, ठीक है। वर्नियर स्केल के बारे में बात कर ली। अब देखो वर्नियर स्केल के अंदर भी दो चलते हैं, एक चलता है डायरेक्ट वर्नियर, एक चलता है मेरा रेट्रोग्रेड, ठीक है। डायरेक्ट वर्नियर कौन सा, सेम डायरेक्शन में अगर मेरा चले, देखो जिस डायमेंशन में मेरे पास चल रही है उस डायमेंशन में अगर चले तो वहां पर मैं बोल दूंगा उसको कौन सा, वर्नियर बोल दूंगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं कह दूं कि मेरा मेजरमेंट यहां पर दो तरीके से चलते हैं, एक चलता है डायरेक्ट वर्नियर, एक चलता है मेरा रेट्रोग्रेड वर्नियर, ठीक है। यहां पर मेरे पास स्केल जो है एक डायमेंशन पीछे चलती है, यहां पर सॉरी माफ करूंगा, इसके अंदर डायमेंशन एक डायमेंशन पीछे चलेगी, इसमें एक डायमेंशन ज्यादा चलेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ अ वर्नियर इज लॉन्गर देन द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ इट्स प्राइमरी स्केल, द वर्नियर इज नोन एज। देखो पिछले वाले का जवाब देने की जरूरत नहीं थी, यहां पर तीन डायमेंशन या तीन यूनिट्स का पूछा था, तो डायगोनल स्केल आपका आंसर हो गया, ठीक है। सर थोड़ा फास्ट बताइए, मैक्सिमम क्वेश्चंस कराइए। ओके ओके, आई ट्राई टू मेक दैट। देखो मैं वैसे भी बहुत ज्यादा स्पीड से चल रहा हूं आपके लिए, मैक्सिमम क्वेश्चन कराने का ही मेरा टारगेट रहता है। अभी भी देखो आप, चलो दो जवाब दो आप लोगों के जवाब का आंसर यहां पर देखो, देखता है हम। देखो डी इज राइट, ओके देखते हैं यहां पर। अब आपसे पूछ रहा है कि इफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ अ वर्नियर इज लॉन्गर देन द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ इट्स प्राइमरी स्केल। अगर यहां पर बोल रहा है कि चलो ठीक है सर, वर्नियर का यहां पर देखो, यहां पर इसका देखो ना आप, इसका जवाब दे रखा है इन्होंने रेट्रोग्रेड बोला, इन्होंने बोला रेट्रोग्रेड वर्नियर इसका आंसर है। और कोई है, और किसी का जवाब आ रहा है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आया आपका,
कि अगर यदि यहाँ पर मेरे से बोल दे कि चलो ठीक है सर, जो आपकी वर्नियर स्केल है यहाँ पर मैं मान लेता हूँ मैन स्केल की रीडिंग लिखी हुई है और आपकी एक वर्नियर स्केल की, मेन स्केल की यहाँ पर एस रीडिंग लगी होगी, यहाँ पर मैंने कह दिया ये मैन स्केल है, मैन स्केल के साथ जो ये वर्नियर स्केल चल रही है इसकी लॉन्गर अगर एक ज्यादा है, यानी कि इससे एक डिस्टेंस ज्यादा है, यानी कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, तो इस तरीके से अगर एक एक डायमेंशन अगर ज्यादा आगे चल रही है ना तो इसको मैं बोलता हूँ रेट्रोग्रेड। अगर एक पीछे चल रही होती, इसने बोला कि स्मॉलेस्ट डिवीजन से अगर लॉन्गर है तो लॉन्गर में यहां पर देखे, सिर्फ ये वर्ड पकड़ना आप, लॉन्गर, अगर लॉन्गर है तो रेट्रोग्रेड है। अगर यदि यहां पर मेरे पास अगर बोल दे स्मॉलर बोल दे तो स्मॉलर का मतलब है यहां पर आपका डायरेक्ट वर्नियर का, ठीक है, डायरेक्ट वर्नियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आंसर पूछ रहा है हाइड्रोग्राफिक सर्वे डील्स विद द मैपिंग ऑफ। अब देखो हाइड्रोग्राफिक सर्वे के बारे में बात कर रहे हैं कि हाइड्रोग्राफिक सर्वे आपसे क्या बोलता है। तो हाइड्रोग्राफिक सर्वे क्या होता है, तो देखो हाइड्रोग्राफिक जैसे नाम से पता चल रहा है, हाइड्रो मतलब क्या होता है, हाइड्रो मतलब क्या होता है, हाइड्रो मतलब दैट इज द वन दैट इज मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इट मींस इट इज वाटर के बारे में बात कर रहे हैं। तो वाटर बॉडीज का सर्वे करूंगा, अगर मैं लार्ज वाटर बॉडी का सर्वे करूं तो दैट विल बी नोन एज माय हाइड्रोग्राफिक सर्वे। तो हाइड्रोग्राफिक सर्वे में जितने भी वाटर बॉडीज के ऊपर जो भी सर्वे चलेंगे वो सारे हाइड्रोग्राफिक वाटर सर्वे चलेंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, द मैन प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग इज टू वर्क। अब यार ये मैंने बहुत सी बार बता चुका हूं, द मैन सर्विंग ऑफ प्रिंसिपल यहाँ पर दो ही चलते हैं। पहला चलता है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। देखो पार्ट टू होल मत लगाना वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। पार्ट टू होल मत लगाना, होल टू पार्ट चलेंगे, यानी कि बड़े एरिया को छोटे एरियाज के अंदर डिवाइड करेंगे, फिर हम सर्वे करके देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ डायरेक्ट वर्नियर। अब देखो डायरेक्ट वर्नियर के केस में क्या होता है, तो देखो डायरेक्ट वर्नियर के केस मेरे ख्याल से आप लोगों को, बहुत लोगों को पता होगा कि डायरेक्ट वर्नियर के केस में क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट वर्नियर का केस क्या होता है कि देखो दो चलते हैं वर्नियर, एक चलता है डायरेक्ट वर्नियर, एक चलता है रेट्रोग्रेड वर्नियर के अंदर, ठीक है। तो डायरेक्ट वर्नियर के अंदर क्या है कि मेरी जो लेंथ है, यानी कि मेरी जो वर्नियर लेंथ है, यानी कि मैं कह दूंगा कि जो एक तो मेरी मैन स्केल होती है, तो मैन स्केल से मेरी वर्नियर स्केल की जो लेंथ है, अगर एक लेंथ शॉर्टर चल रही है तो मैं बोल दूंगा उसको डायरेक्ट वर्नियर, अगर एक लेंथ लॉन्गर चल रही है तो मैं उसको बोल दूंगा रेट्रोग्रेड वर्नियर, ठीक है। अब यहाँ पर डायरेक्ट वर्नियर का केस पूछा है, यानी कि मेरे पास कैसी चलेगी, अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी, तो यहाँ पर लगा दो आप, इसका देंगे जवाब। देखो यहाँ पर मेरे पास क्या निकल के आएगा, शॉर्टर निकल के आएगी। तो देखो पहला वाला क्या बोल रहा है कि ग्रेजुएशन इंक्रीजेज इन अपोजिट डायरेक्शन इन विच द ग्रेजुएशन ऑफ द मैन डायरेक्शन इंक्रीजेज, बिल्कुल गलत है। देखते हैं बहुत से लोगों का यहाँ पर देखो जवाब आया है, यहाँ पर देखो विनय जी का सी आया है, सी आया। देखो ये बोल रहा है कि आपका ग्रेजुएशन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, नहीं, जिस डायरेक्शन में चलती है उसी डायरेक्शन में मेरी वर्नियर चलेगी, यानी कि मैन स्केल और मेरी वर्नियर स्केल सेम डायरेक्शन में चलती है डायरेक्ट वर्नियर के केस में। रेट्रोग्रेड में ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये आपका गलत हो गया। दूसरा क्या है कि लॉन्गर है, लॉन्गर नहीं होती, शॉर्टर होती है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर क्या बोलता है सेम डायरेक्शन में चलती है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपसे, अब देखो ये जो है ना 195, इसको अगर प्रिसाइजनेस के लिए बोलूं तो मैं 195.5 भी बोल सकता हूं किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर अगर कहते हैं कि चलो ठीक है सर, अगर यदि मैंने एकदम बिल्कुल ऐसा माना होता है कि 3 स्टेशन है, या मेरे 1 स्टेशन है, 2 स्टेशन है, 3 स्टेशन है, ABC स्टेशन है, ठीक है। अगर ABC स्टेशन के ऊपर अगर मैंने प्लेन सर्विंग अगर की होती, देखो दो टाइप से सर्विंग कर सकता हूं, प्लेन सर्विंग और ज्योमेट्रिक सर्विंग। अगर प्लेन सर्विंग की होती तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर ABC को मैंने कुछ इस फॉर्मेट में मिलाया होता, तो ये जो ट्राइंगल बनता मेरा नॉर्मल ट्राइंगल, अगर यहाँ पर इसको मैं बोलता हूँ, इसको मेरा बन गया ये मेरा प्लेन ट्राइंगल, ठीक है, ये मेरा बन गया प्लेन ट्राइंगल। अगर मैं कह दूं कि सर मैं जियोडेटिक सर्विंग को कंसीडर करूंगा, तो यहाँ पर ये मेरा कुछ एक यहाँ पर लाइन के अंदर कर्वेचर मेरे को देखने को मिलेगी। आप बोलेंगे सर बिल्कुल देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर मेरा एंगल ए बी, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी के बारे में क्या बात हो गई कि अगर यदि यहाँ पर इन तीनों को मैं कंसीडर करूं, एंगल ए, बी और सी को, तो ये मेरे 180 निकल के आते हैं। ये तो ऑब्वियसली सी बात है, चलो ठीक है सर, ये तो मेरे 180 निकल के आएंगे। अगर यदि यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर अगर यदि यहाँ पर इन तीनों के एंगल्स देखूं ना, कि अब देखो इस वाले केस के अंदर यहाँ पर मैं A1, A2 और A3 बोलूं, तो इसके बीच में और इन एंगल्स के बीच में डिफरेंस आता है, वो डिफरेंस आता है 1 सेकंड का। अगर यदि इसका एरिया 195.5 किलोमीटर स्क्वायर का है, तो फॉर 195.5 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया पे यहाँ पर मेरे पास इन दोनों के बीच में यहाँ पर मेरे पास कितना देखने को मिलता है, 1 सेकंड का यहाँ पर मेरे को डिफरेंस देखने को मिलता है, यानी कि 1 सेकंड ये ज्यादा आएगा इन दोनों के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट स्केल। तो लार्जेस्ट स्केल के बारे में बात कर रहे हैं, तो लार्जेस्ट स्केल बता देंगे। देखो यहाँ पर जयश्री फुंडे जी का यहाँ पर डी ऑप्शन था,
1 रेडियन नहीं है जयश्री जी, वो पूछ क्या रहा है, देखो आप ध्यान देना उसको, इनके बीच में आपका पूछना है कि इन दोनों के बीच में आपका डिफरेंस कितना आएगा। तो यहाँ पर अगर यदि बात करें ना, फॉर एन एरिया ऑफ ट्रायंगल 195 किलोमीटर स्क्वायर के लिए यहाँ पर 1 सेकंड का डिफरेंस आता है इन दोनों एंगल्स में, या तो 180 आता है ना, या 180 डिग्री प्लस 1 सेकंड आपका एक्स्ट्रा एडिशनल आता है, ठीक है। हर्षित जी का बिल्कुल सही था, 360 जी का बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देंगे जवाब। Which of the following is the largest scale? ये मेरे ख्याल से किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इनके अंदर से 1 में 500 का डिवाइडेशन कर दो, 1 में आप 1000 का डिवाइडेशन कर दो, 1 में आप 2500 का डिवाइडेशन कर दो, कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है वही बोल देना। 1/500 ज्यादा बड़ा आएगा तो 1/500 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका जवाब दें आप, इसका जवाब देंगे। ये मेरे को अच्छा क्वेश्चन, ये मेरे को अच्छा क्वेश्चन लगा। बिल्कुल हर्षित जी करेक्ट आंसर है, विनय जी करेक्ट आंसर है। बाकी लोग भी देखो कोशिश करें कि अच्छे से अच्छे, जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस बना के निकालें और यहाँ पे इसका जवाब दें। देखो इसका जवाब देंगे, अच्छा क्वेश्चन है, मेरे को सही लगा क्वेश्चन, आपके लिए लेके आया, इस क्वेश्चन को करके देखें। तो देखो यहाँ पर मेरे पास, मैंने 2 मिनट पहले यहाँ पर आपको एक चीज बताई थी। देखो इसका जवाब देंगे, जितने आप लोग इसका जवाब दें मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था कि श्रंक स्केल बराबर मेरा होता है श्रंक फैक्टर इनटू ओरिजिनल स्केल, ठीक है। ये लिखा था मैंने, ये थोड़ी देर पहले लिखा था मैंने, ठीक है एक्चुअली। तो सेम अगर यहां पर देखें तो यहां पर देखो, यहां पर अगर मेरे को यहां पर ये तो ओरिजिनल स्केल है, सेम तरीके से मेरे क्या होता है कि अगर मेरी श्रंक लेंथ निकालनी है तो देखो श्रंक लेंथ बराबर मेरी होती है श्रंक फैक्टर इनटू मेरी मेजर डिस्टेंस, ठीक है। यहां पर अगर मैं बात करूं श्रंक स्केल बराबर मेरी होती है कि यहां पर मैंने कह दिया इनटू मेजर डिस्टेंस। अब यहां पर अगर मेरे को मेरे से बोलते हैं कि चलो ठीक है सर, यहां पर अगर आपको ठीक है, अगर यदि आपको यहां पर ओरिजिनल लेंथ निकालनी हो या मेजर नहीं, यहां पर ओरिजिनल लिख देना आप। तो अगर आपको ओरिजिनल लेंथ अगर आपको निकालनी है तो ओरिजिनल लेंथ आप कैसे निकालेंगे, आपने बोलते हैं कि सर जो श्रंक लेंथ है, वो जो श्रंक लेंथ है उस श्रंक लेंथ के अंदर मैं यहां पर श्रंक फैक्टर का डिवाइडेशन कर दूंगा, ठीक है। श्रंक लेंथ के अंदर अगर सेम तरीके से मेरे को यहां पर ओरिजिनल लेंथ निकालनी है तो इसका डिवाइडेशन कर दिया। अगर मेरे को ओरिजिनल एरिया निकालना हो तो सेम तरीके से यहां पर जैसे मैंने श्रंक लेंथ लिखी है ना, तो श्रंक लेंथ की जगह यहां पर आप श्रंक एरिया लिख देना और ये जो आपका श्रंक फैक्टर है इसमें आप स्क्वायर कर देना। अगर आपसे कभी यहां पर ओरिजिनल वॉल्यूम के बारे में बात करें, तो श्रंक यहां पर अब आपका श्रंक वॉल्यूम काम में आएगा और आपका ये जो श्रंक फैक्टर है, श्रंक फैक्टर का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अगर स्केल बोले तो स्केल बराबर श्रंक फैक्टर इनटू ओरिजिनल स्केल, तो सेम तरीके से आपका श्रंक लेंथ है तो श्रंक लेंथ बराबर आपका श्रंक फैक्टर इनटू ओरिजिनल, यहां पर लेंथ या फिर ओरिजिनल आपकी जो भी चल रही है ओरिजिनल डिस्टेंस, वो ओरिजिनल डिस्टेंस कर देना आप, ठीक है। सेम जैसे लेंथ के लिए निकाला है वैसे ही आपको एरिया के लिए निकालना है, वैसे ही आपका वॉल्यूम के लिए निकलेगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मेरा स्क्वायर ऑफ एफ के, ठीक है। क्लियर है? देखो ए ऑप्शन नहीं निकलेगा उसका, ए ऑप्शन नहीं निकलेगा उसका डी ऑप्शन निकलेगा, ठीक है। करेक्ट है? आया आपको ओरियंट जी, जयश्री जी और जो जितने भी लोग थे जिन्होंने पहले ए ऑप्शन दिया था, आई डोंट नो, ठीक है, जितने लोगों ने दिया था उन लोगों को बता दिया कि यहां पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट निकलेगा। ओके चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अपर लिमिट ऑफ सर्वे फॉर यूज ऑफ प्लेन एरिया। तो बताएं प्लेन एरिया के लिए यूज के लिए आपका ओरिजिनल यहां पर क्या निकल के आ रहा है, बताएं। देखो ये मेरे को ऑलरेडी पता है यार कि 250 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है, इस तक तो मैंने कह दिया कि 250 किलोमीटर स्क्वायर एरिया तक तो मैं इसको प्लेन कंसीडर करता हूं, अदरवाइज मैं 250 से ज्यादा पहुंचते मैं ज्योमेट्रिक कंसीडर करने लग जाता हूं। व्हिच वन ऑफ द स्मॉलेस्ट स्केल, तो मेरे ख्याल से अब इन क्वेश्चंस में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, ये वाले क्वेश्चंस बहुत आसानी से लगा रहे होंगे आप। ये तो बस दिखते हैं कि सर ठीक है ये दिखे मेरे को, ये लड्डू है, लड्डू उठाया खा लिया लड्डू उठाया खा लिया। देखो ये वाले क्वेश्चंस वही होते हैं, ये वाले क्वेश्चंस आपको स्कोर कराने में बहुत अच्छे मदद करते हैं कि चलो ठीक है सर ये तो वैसे भी ऐसे क्वेश्चन थे, इनसे क्या करेंगे थोड़ा सा स्कोर बढ़ा लेंगे हम, ठीक है। ध्यान देना इसका बिल्कुल, हाँ इसका भी बिल्कुल करेक्ट ए आंसर है, ए ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट है इसका भी।
तो कोई दिक्कत नहीं। पिछले वाले का यहाँ पर देखें, इस वाले का देखें, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब देखो ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन से, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे स्टेट वाला पूछ सकता है, एसएससी वाला पूछ सकता है, एई वाला पूछ सकता है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस भी वहां पर देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन अच्छा है ये, इसको करके देखें आप। इसका ऑप्शन देंगे, और बिल्कुल 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 जयश्री, यहाँ पर मैं बिल्कुल दे दिया। यहाँ पर जो है डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ओके, डी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया था, सॉरी, माफ कर देना, जल्दबाजी में मैंने देखा नहीं। ओके, अब देखें, एक सर्वेयर मेजर्स अ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अ मैप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ 1/60 इज 60 मीटर, but later he found that he used wrong representative fraction of 1/50. What is the correct distance between the 2 points? अब देखो, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दे देना आपको, तो यहां पर देखो आपको क्या करना है कि ट्रू के साथ आप ट्रू रख देना, फॉल्स के साथ आप फॉल्स रख देना। सीधी बात है। देखो, सही वाले को सही वाले के साथ रख देना, बराबर कर देना आप गलत वाले को गलत वाले के साथ। इससे सारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे। इस टाइप के जितने क्वेश्चंस है स्केल के, सारे इसी तरीके से निकल जाएंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस टाइप के अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो आप निकाल सकते हैं। जैसे कि अब मैं बोल रहा हूं कि देखो ट्रू 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 को साथ रखना है। अब देखो यहां पर ये बोल रहा है कि एक सर्वेयर ने मेजर किया कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है मैप में, जिनका आरएफ दे रखा है इसने 1/100। ठीक है, यानी कि 2 पॉइंट्स के बीच की उसने डिस्टेंस निकाली, जिसका आरएफ उसको यूज करना था 1/100 का। ठीक है, और उसकी डिस्टेंस निकल गई 60 मीटर की। लेकिन बाद में उसको पता चला कि यार वो लेके गलत चला गया था। वो लेके क्या चला गया था, वो देखो गलत रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन वाला वो लेके चला गया था, यानी कि गलत आरएफ उठा के ले गया। यानी कि पहले जो स्केल इसको उठा के लेके जानी थी, उसकी जगह ये पहले स्केल उठा के ले गया। स्केल उठा के मेजरमेंट करके आया, मेजरमेंट करके देखता है ये कि यार 60 मीटर की डिस्टेंस आई है। लेकिन बाद में इसको पता चला कि घर पे आके कि बोले यार मैं तो गलत स्केल उठा आया। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं देखूं तो यहां पर मेरे पास ट्रू रीडिंग कौन कौन सी है, तो मेरे को यूज कौन सा करना था, 1/100 का यूज करना था। तो मेरे को पता है कि 1/100 का मेरे को स्केल यूज करना था। ठीक है, इससे कुछ डिस्टेंस आती, मैंने बोल दिया कि इनटू डी डिस्टेंस आपकी आती। ठीक है, यहां पर ये क्या करके गया, इसने फॉल्स रीडिंग कौन कौन सी निकाली। इसने कहा कि चलो ठीक है सर, ये 1/50 का यूज कराया, और यहां पर आज की 1/50 का जब यूज करके आया था तो इसकी मेजर डिस्टेंस आई थी 60 मीटर। बिल्कुल करेक्ट है क्या, ये मैंने सही दिखाया क्या, बिल्कुल समझ में आया कि आपको मैं क्या बोलना चाह रहा था आपको, कि आप ट्रू स्केल को ओरिजिनल, या फिर मैं कहता हूं ट्रू लेंथ के साथ रख देना। ट्रू स्केल को आप ट्रू लेंथ के साथ रखना है ना, और आप फॉल्स स्केल को फॉल्स लेंथ के साथ रख देना। ठीक है, फॉल्स लेंथ के साथ रख देना। ठीक है, यही बात है। तो यहां पर ट्रू स्केल क्या है, 1/100 है, यानी कि इसको मेजरमेंट करना था 1/100 से, और 1/100 से मेजरमेंट करना था कुछ एक डिस्टेंस आती मान लेता। लेकिन यहां पर ये यूज उठा के ले गया था 1/50, और 1/50 से इसका 60 मीटर यहां पर देखने को मिला था। ठीक है, तो यहां से अगर मेरे को डिस्टेंस की पूछे, करेक्ट डिस्टेंस की पूछे, तो यहां पर मेरे पास 1/50 डिवाइड बाय 1/100 इंटू 60 निकल के आएगा क्या, आपने बोला बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब यहां से देखो, तो यहां से मेरे को साफ पता लग रहा है कि ये आपका ऑप्शन जो है 120 मीटर समथिंग आने वाला है, और दैट विल बी माय करेक्ट आंसर। तो 120 हर्षित जी का आ गया था, जयश्री जी का आ गया था, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप लोगों का। देखो किसी को कॉन्सेप्ट में समझने में कोई दिक्कत आई हो तो पहले बता दें। ये सारे क्वेश्चंस आगे ऐसे ही लगने वाले हैं हमारे। ठीक है, इसी तरीके से लगाते हैं सारे, लगभग जितने भी क्वेश्चंस है ना इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आगे पूछे जाने सकते हैं, या फिर देखो मैं भी लेके आ सकता हूं आपके सामने। तो इसी तरीके से चलेंगे वो। ठीक है, देखें क्या बोल रहे हैं, डिटरमाइन द नंबर ऑफ डिविजन्स रिक्वायर्ड ऑन द वर्नियर स्केल इफ इट इज कंबाइंड विद द मैन स्केल ऑफ लीस्ट काउंट 0.5 mm। ठीक है, the least count of the combination required is 0.05 mm for the direct vernier। अब देखो यहां पर क्या बोल रहा है, ये देखो ध्यान दें, तो ये बोल रहा है कि आपको नंबर ऑफ डिविजन्स रिक्वायर्ड कितने हैं वर्नियर स्केल पे, अगर कंबाइंड के आपको दे रखा है 0.5। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या बोल रहा है, देखो निकाल रहा है कोई, किसी का आया, किसी कोई निकाल रहा है तो मेरे को बताया जल्दी से आंसर। देखो आपने क्या बोला हुआ है कि जो लीस्ट काउंट है, इसने बोला हुआ है कि जो लीस्ट काउंट है मेरा वो दे रखा है, इसने कॉम्बिनेशन का लीस्ट काउंट दे रखा है, द लीस्ट काउंट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिक्वायर्ड इज 0.05 mm। ठीक है, तो इसने लीस्ट काउंट बराबर क्या होता है, सबसे पहली बात तो S/N मेन स्केल की रीडिंग अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स, ये होता है। यहां पर मेरे को कॉम्बिनेशन का लीस्ट काउंट दे रखा है 0.05, लीस्ट काउंट कॉम्बिनेशन का दे रखा है।
मेन स्केल का लीस्ट काउंट कितना दे रखा है? मेन स्केल का लीस्ट काउंट दे रखा है 0.5 अपॉन n इसका नंबर ऑफ डिविजन्स है। तो n की वैल्यू यहां से डायरेक्टली अगर मैं मेजरमेंट करूं 0.05 इंटू 0.5 से, अगर यहां से सॉरी 0.5 डिवाइड बाय 0.05, तो यहां से मेरे को n की वैल्यू क्या 10 निकल के आ रही है क्या? आप बोलेंगे सर बिल्कुल करेक्ट निकल के आ रही है। तो n की वैल्यू यहां पर मेरी 10 निकल के आएगी। तो 10 यहां पर मेरे को डिविजन्स चाहिए वर्नियर स्केल के। अब देखो यहां पर अगर आपसे पूछता हूं डायरेक्ट वर्नियर की, तो डायरेक्ट वर्नियर जो है आपका वो डायरेक्ट वर्नियर और एक रेट्रोग्रेड वर्नियर, ठीक है। अगर डायरेक्ट की पूछता तो आपको पता है कि एक लेंथ मेरी कम चलती है हमेशा, मेन स्केल से एक लेंथ कम चलती है। तो डायरेक्ट वर्नियर के केस में मेरा आंसर 9 हो जाता और रेट्रोग्रेड के केस में मेरा 11 हो जाता, ठीक है। बढ़ा दें, ठीक है। अगर वो आगे पूछता डायरेक्ट या फिर उसने किसी भी चीज की लिखी होती तो वहां पर मेरा आंसर निकाल लेता मैं, ठीक है। अब आपसे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग। तो बताओ प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग के लिए कौन सा यहां पर मेरा करेक्ट नहीं है स्टेटमेंट। तो मैं तो कह रहा हूं आप देखो, आप इस क्वेश्चन को देखते ही आपका आंसर लग जाना चाहिए। अगर मैंने बाकी चीजें नहीं भी पढ़ी है ना बीच की, ये बीच के दोनों नहीं भी पढ़े हैं ना, तब भी मेरा आंसर लग जाना चाहिए। बीच के अगर दोनों नहीं भी पढ़े हैं तब भी मेरा आंसर सीधा लग जाना चाहिए, देखते ही लग जाना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन तो इसका आंसर तो ऐसे लग जाना चाहिए देखते ही। 10 आंसर आया था हर्षित जी का, सिर्फ बाकी लोगों ने ट्राई नहीं किया शायद, मे बी करो। रजित जी आए काफी दिनों बाद दिखे, ठीक है। यहां पर देखो, तो यहां पर देखो, यहां पर मेरे पास, यहां पर देखो यार, पार्ट टू होल काम नहीं करते हैं, होल टू पार्ट काम करते हैं। देखो यहां पर अगर आपको नहीं भी पता है तो ये बात आपको पता होगा कि आप होल टू पार्ट काम में करते हो, ना कि पार्ट टू होल काम करते हो। तो सबसे पहली बात तो आप यहीं पे सीधा ऑप्शन लगाएंगे, टिक करेंगे, निकल लेंगे, ठीक है। बाकी देख लो, आपको ये जो तीनों स्टेटमेंट्स है, तीनों स्टेटमेंट्स भी एज इट इज आप याद रख लेना अगर आपको नहीं पता है तो, ठीक है। बाकी मैं बताता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द मैक्सिमम एरर ऑफ ऑन द ड्राइंग शुड नॉट बी ग्रेटर देन। तो देखो ये बिल्कुल आपको याद रखने वाली क्वेश्चन है, ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। हर्षित जी का, जयश्री जी का, रजत जी का, सिविल टेक जी का प्रीवियस वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से निकल गया था। अब यहाँ पर देखते हैं कि इस वाले का कौन जवाब दे रहा है। ये बिल्कुल रटने वाला क्वेश्चन है, ये तो आप और मैं कुछ कर नहीं सकते। उन्होंने बोला हुआ है कि आपको 0.25 mm तक की आपसे मैक्सिमम एरर नहीं होनी चाहिए ड्राइंग के अंदर। यानी कि अगर मैं कोई डिटेलिंग लिख भी रहा हूं, यानी कि अगर मैं कोई डिटेलिंग लिख भी रहा हूं ना, कि अगर मैंने कह दिया कि चलो ठीक है सर, कोई भी डिटेल अगर हमें प्लॉट कर रहा हूं, तो डिटेल की जो डिस्टेंस है, यानी कि जो लाइन मैंने प्लॉट की है ड्राइंग के अंदर, उसके अंदर मेरी मैक्सिमम एरर आ सकती है 0.25 mm की। इससे ज्यादा एरर की मैं यहाँ पर अलाउ नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे मैप की क्या चलती है, बहुत ज्यादा स्केल चलती है यार। 0.25 mm भी बहुत कुछ न कुछ हो जाता है, ठीक है। देखो नेक्स्ट आंसर बोल रहा है कि द वर्नियर स्केल इन विच 10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 9 डिविजन्स ऑफ द मैन स्केल इज कॉल्ड एज। बताओ इसका जवाब देंगे कि वर्नियर स्केल के तो 10 डिवीजन है, लेकिन मेरे को यहाँ पर मैन स्केल, सॉरी यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर वर्नियर स्केल इन विच 10 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 9 डिवीजन ऑफ मैन स्केल। यानी कि वर्नियर स्केल के डिवीजन ज्यादा हैं, मैन स्केल के डिवीजन कम हैं। तो क्या हो जाएगा? अरे आपने देखा नहीं क्या, यहां पर आपने बोला कि द वर्नियर स्केल इन विच 10 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 9 डिविजन्स ऑफ द मैन स्केल। यानी कि ये कह रहा है कि NV बराबर आपका n-1 इंटू S, ये कह रहा है। यानी कि इसके 9 डिवीजन हो जाए और इसका 10 डिवीजन हो जाए, बराबर हो जाए। यानी कि 9 डिवीजन इसके लिखें, 10 डिवीजन इसके लिखें, तो कौन सा डिवीजन होगा? यानी कि यहां पर मेरे पास कुल मिलाकर ये डायरेक्ट वर्नियर होगा, ठीक है। NV बराबर n-1 इंटू S ही तो बोल रहा है वो। यानी कि 9 अगर यदि 10 डिवीजन मेरे वर्नियर के चल रहे हैं, बराबर 9 डिवीजन मेरे मैन स्केल का चल रहा है, तो इस टाइप का मेरा डायरेक्ट वर्नियर कहलाएगा, ठीक है। रेट्रोग्रेड नहीं होगा, इसका आंसर डायरेक्ट वर्नियर होगा, ठीक है। यहां रख के देखा करो, अगर यदि वो बोल देता ना कि, अगर वो उल्टा बोल देता 9 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू 10 डिवीजन ऑफ मैन स्केल, तो आपका रेट्रोग्रेड वर्नियर आंसर होता, ठीक है। डायरेक्ट वर्नियर आंसर है इसका। यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर देख लिया करो, आप ऐसे रख के देख लिया करो। अगर आप हल्का फुल्का कंफ्यूज हो जाते हो इन दोनों मामलों में, कौन सा बड़ा लेंथ है, कौन सी शॉर्टर लेंथ है, क्या वो जो वैल्यूज है उनके अंदर आप जानना ना हुआ करें, ठीक है। आपसे पूछ रहे हैं RF की वैल्यू पूछा है, स्केल दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 किलोमीटर का। बताएं इसका जवाब दें, जवाब देंगे।
देखो 10 सेंटीमीटर को 20 किलोमीटर रखना है यार, ये तो मेरे ख्याल से आप पुट कर ही सकते हो यार, ये बताने की जरूरत पड़नी चाहिए थी क्या, नहीं ना। तो देखो यहाँ पे आपसे बोल रहा है 10 सेंटीमीटर है और 10 आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, 20 आपको दे रखा है किलोमीटर, तो 20 इंटू 1000 इंटू आप कर लेना 100, तो ये आपका हो जाएगा समथिंग, आपका हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ तक पहुंच जाएगा 00000, ठीक है 00000। यहाँ पर देखो आप, हाँ बिल्कुल 00000 रहेगी तो 6 0 कैंसिल। ओके, Which one of the following survey is used to define the property line? अब देखो यहाँ पर आपसे बोल रहे हैं कि प्रॉपर्टी लाइन को डिफाइन करने के लिए कौन से सर्वे लाइन यूज करना है। ये तेरा खेत, ये मेरा खेत, ये तेरा घर, ये मेरा घर, ठीक है। यानी कि दो बाउंड्री या दो प्लॉट्स को जो मैं डिवाइडेशन करता हूं तो उस बीच में मेरे को यहाँ पर क्या करनी पड़ती है, प्रॉपर्टी लाइन यहाँ पर मैं बनाऊंगा। तो प्रॉपर्टी लाइन को बनाने के लिए यहाँ पर मेरे पास जिस टाइप का सर्वे यूज होता है ना, कि ये तेरा खेत होगा, ये तेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, इस टाइप में अगर यदि मैं कोई सर्वे के अंदर यूज करता हूं तो वो मेरा कैडेस्ट्रल सर्वे कहलाता है, पहली बात तो, ठीक है। ये बिल्कुल क्लियरली याद रखना है आपको। अगर कभी भी प्रॉपर्टी लाइन के बीच में अगर आपसे बोल दे तो वहां पर आप कैडेस्ट्रल सर्वे को डायरेक्टली आंसर यहाँ पर मान लेना, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे कभी कहते कि सर सीवर की पाइपलाइन बिछानी है मेरे को, या फिर मेरे से बोल दे सर रोड का नेटवर्क देखना है मेरे को, तो इस टाइप पे जो सर्वे होगा उस सर्वे को आप बोलोगे सिटी सर्वे। अगर आपसे बोला कि सर जो सर्वे डन ऑन लैंड इज नोन एज माय लैंड सर्वे, सारे सर्वे मेरे लगभग लैंड सर्वे। टॉपोग्राफिक सर्वे क्या होता है कि अगर मैं जनरल कहीं पे टॉपोग्राफी देख रहा हूं कि यार वहां पर मेरे पास माउंटेन्स हैं या फिर वहां पर हिल्स हैं या फिर कुछ और बातें हैं, यहाँ पर मेरे पास पॉन्ड वगैरह है, रिवर वगैरह है, लेक वगैरह है, या फिर मैं आर्टिफिशियली देख लूं, ये तो नेचुरल टॉपोग्राफी से बता दी। आर्टिफिशियल टॉपोग्राफी में वहां पर ब्रिज है क्या, वहां पर रोड है क्या, इस टाइप की अगर मैं टॉपोग्राफी से मैप प्लोटेशन करूंगा तो दैट टाइप ऑफ सर्वे विल बी नोन एज माय टॉपोग्राफिक सर्वे। ओके, नेक्स्ट बढ़ा देते हैं, द वर्नियर दैट इज कैलिब्रेटेड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मैन स्केल। देखो अगर यदि यहां पर मेरे पास मैन स्केल के सेम डायरेक्शन में यहां पर मेरी कैलिब्रेशन करता या फिर मेजरमेंट लेता तो इस टाइप के स्केल को मैं बोल देता था डायरेक्ट वर्नियर, ठीक है। अगर यदि यहां पर मेरे से बोल देता कि चलो ठीक है, अगर यदि आपने अपोजिट डायरेक्शन में लिया तो इसको मैं बोलूंगा रेट्रोग्रेड, ठीक है। वीडियो एकदम क्लियर आ रहा है क्या, या कोई हल्की सी प्रॉब्लम आ रही थी, लैगिंग हुई थी क्या अभी? चलो ठीक है, बिल्कुल रजित जी का आया है, बाकी लोगों का, बहुत लोगों का आंसर आ गया है, यहां पर देखते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, बढ़ाता हूं आगे, ठीक है। अब देखो, इन जियोडेटिक सर्वेइंग सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए स्फेरिकल ट्रायंगल शुड नॉट बी ग्रेटर देन। अब देखो इसका जवाब देंगे सारे लोग, कोई ना वो हो गया, क्लियर हो गया, वो हो गया। देखो वो मैटर बिल्कुल 2 मिनट के लिए यहां पर आपका कनेक्शन जो है एक बार ब्लिंक हुआ था, इसीलिए मैंने बोला, ठीक है। देखो अब यहां पर इन जियोडेटिक सर्वेइंग सम ऑफ एंगल्स इन ऑफ ए स्फेरिकल ट्रायंगल शुड नॉट बी ग्रेटर देन। अब देखो यहां पर आपसे बोल रहा है सम ऑफ एंगल्स के बारे में, तो एंगल्स का सम कैसे देखूंगा मैं कि चलो ठीक है, अगर यदि यहां पर मैंने कह दिया होता कि चलो ठीक है सर, यहां पर मैंने सिर्फ प्लेन ट्रायंगल माने होते तो मेरे को पता है कि एंगल ABC जो है मेरे 180 होने वाले हैं। लेकिन इस केस में तो मेरा कैसा भी जा सकता है, फ्लोटेशन कैसा भी जा सकता है, फ्लोटेशन कैसा भी जा सकता है, बड़े से बड़े यहाँ पर एंगल्स जा सकते हैं। तो यानी कि ऑब्वियस सी बात है, यहाँ मेरे को ये पता तो है कि एंगल A, एंगल B और एंगल C इन जियोडेटिक सर्वेइंग शुड, ये मेरा 180 डिग्री से ज्यादा होंगे। लेकिन सेम तरीके से मैं यहाँ कह दूं कि ये 180 से तो ज्यादा होंगे, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन इसने पूछा शुड नॉट बी ग्रेटर देन, शुड नॉट बी ग्रेटर देन, तो इस किससे ज्यादा नहीं होंगे। देखो 180, देखो एक एंगल है ना, ये मेरा पर्टिकुलर एक एंगल है, ये एक एंगल कितना भी बड़ा हो सकता है। देखो ये एक एंगल है मेरा, लगभग ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये मेरे को ऑब्वियसली बात पता है कि ये 180 नहीं होगा, 180 के अलावा बाकी 180 से कम होगा। यानी कि एक एंगल जो है, एक एंगल मेरा 180 से कम तक चल सकता है। यानी कि 3 एंगल देखूं तो 3 into 180 यानी कि 540, यानी कि मेरे पास ऑब्वियस बात है कि 540 से हमेशा कम रहने वाला है। बाकी हाँ ऑब्वियस बात है कि चलो ठीक है 180 से ज्यादा होगा, 540 के बीच में होगा, क्योंकि एक एंगल मेरा लगभग देखो ना कि यार इस तरीके से आपने दो को काटा है तो ये लगभग 180 पे हो जाएंगे, तो कटेंगे नहीं। बाकी अदरवाइज ये ऑब्वियस बात है 180 से कम पे ये पूरे अर्थ सरफेस पे जा सकती है, ठीक है। तो 540 विल बी करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आप निकाल लोगे आसानी से, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले अभी हम इसी के बारे में बात कर रहे थे, ये निकल जाना चाहिए वैसे, ठीक है।
निकालो 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 इसका आंसर। निकाले, आया जवाब किसी का? अरे आया है देखो ऑप्शन यहाँ पर डी आया है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है मेरा, ठीक है करेक्ट है। देखो मैं पहले बता दूं, डी ऑप्शन जिन लोगों का आया बिल्कुल करेक्ट है उनका आंसर। चलो ठीक है, अब देखते हैं। देखो एरिया ऑफ फील्ड दे रखा है 250 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखो जिन लोगों का करेक्ट आया उनको बता देता हूं मैं ऑलरेडी कि यहाँ पर देखो एरिया दे रखा है मेरे को ऑलरेडी, श्रिंकेज फैक्टर आपको दे रखा है। तो आपको क्या निकालना है? करेक्ट निकालना है। अब देखो यहाँ पर मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि अगर करेक्ट एरिया निकालने मेरे को बोल दे तो करेक्ट एरिया मेरा क्या होता है कि मेजर्ड एरिया लिख देना, आप मेजर्ड एरिया लिख देना, मेजर्ड एरिया डिवाइड बाय आप कर देना श्रंक फैक्टर और श्रंक फैक्टर का स्क्वायर। अब देखो श्रंक फैक्टर कैसे निकालेंगे, या सॉरी श्रंक फैक्टर के बारे में देखेंगे। तो सर यहाँ पर मेरे को निकालना है श्रंक फैक्टर निकालना है, सॉरी श्रंक स्केल निकालनी है यहाँ पर, माफ करना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मेरे से बोल दे कि चलो ठीक है सर करेक्ट एरिया निकालना है, तो करेक्ट एरिया बराबर क्या हो जाएगा? मेजर्ड एरिया हो जाएगा डिवाइड बाय यहाँ पर आप श्रंक स्केल कर देंगे, डिवाइड बाय आप क्या कर देंगे? श्रंक स्केल कर देंगे। श्रंक स्केल कर दिया। अब देखो श्रंक स्केल कैसे निकालेंगे? ऑब्वियस बात है, यहाँ पर अगर श्रंक स्केल के अंदर मैं यहाँ पर मेजर्ड एरिया के अंदर यहाँ पर दे दूंगा डिवाइडेशन, ठीक है। तो अब देखो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा अपने को श्रंक स्केल का। तो यहाँ पर मेरे पास स्केल कैसे निकालूंगा? तो मेरे पास ट्रू स्केल कितनी है यहाँ पर देखो, ट्रू स्केल दे रखी है मेरे को 1/5000 की। देखो 1/5000 की दे रखी है उसने ट्रू स्केल, 1 सेंटीमीटर बराबर 50 मीटर का 1/5000 की दे रखी है। और आपको दे रखा है इसने क्या कि आपका श्रंक हो जाता है श्रंक फैक्टर 0.9 से, तो 0.9 से इसको मल्टीप्लाई कर दो आप। तो ऑब्वियस बात है आपकी यहाँ पर अगर मैं श्रंक फैक्टर से मैं यहाँ से करूंगा तो यहाँ से मेरी श्रंक स्केल निकल के आएगी। देखो श्रंक स्केल जो है मेरी, श्रंक स्केल बराबर क्या होती है मेरी? श्रंक फैक्टर मल्टीप्लाई विद मेरी ओरिजिनल स्केल। अब मेरे को यहाँ पर ओरिजिनल स्केल दे रखी है 1/5000 की, इससे अगर मैं इसको श्रंक फैक्टर को मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर मेरे को 1/4 टाइम 5 की यहाँ पर मेरे को श्रंक स्केल देखने को मिलेगी, ठीक है। अब श्रंक स्केल आपको दे रखी है, मेजर्ड एरिया जो है आपको 250 किलोमीटर स्क्वायर का दे रखा है, यानी कि 250 के अंदर 250 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया के अंदर यहाँ से अगर मैं श्रंक स्केल का यानी कि 1/555 का, देखो ऑब्वियस बात है ये वाला क्वेश्चन आपको स्टेट EJE के अंदर परफॉर्म नहीं कर पाओगे क्योंकि इंटू 10 की पावर -4 कर देना, तो ये आपका मीटर के अंदर आपका आंसर आ जाएगा मीटर स्क्वायर के अंदर, और यहाँ पर आपका मीटर स्क्वायर के अंदर आपका आंसर आएगा 771450, ठीक है, ये समथिंग निकल के आएगा। ऑब्वियस बात है ये इतना सारा यहाँ पर कैलकुलेशन हम कर नहीं पाएंगे, नहीं 1/555 कर पाएंगे, डी के आसपास आएगा। ये मेरे को लगभग अंदाजे से आपको कर देना है, या तो अगर आपको अंदाजे से हो पाए तो अंदाजे से कर देना, अदरवाइज देखो इस वाले क्वेश्चन को मैं ये मानता हूँ स्किप करना है सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन रहेगा अगर आपके पास टाइमिंग ऑलरेडी बहुत कम है तो, ठीक है। कुछ नहीं करना, वैसे करना वही था जो भी थोड़ी देर पहले किया है कि इसके स्केल का अगर आप डिवाइडेशन कर देंगे मेजर्ड के अंदर, तो यहाँ देखें तो गलत के अंदर गलत का डिवाइडेशन किया है, तो गलत स्केल है, गलत एरिया है, गलत एरिया के अंदर मैंने यहाँ पर डिवाइडेशन कर दिया, तो ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ मैन स्केल दैट इज इक्वल टू 8 डिवीजन ऑफ एक्सटेंडेड वर्नियर, ठीक है। अब एक्सटेंडेड वर्नियर का केस मेरा थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। एक्सटेंडेड वर्नियर के केस के अंदर मेरा क्या निकल के आता है, देखो
तो नंबर ऑफ वर्नियर्स मेरे 2n-1 निकल के आते हैं। देखो पहले तो मेरे 2n-n इंटू एस निकल के आते हैं, 2n-1 करूंगा तो 15 टाइम्स आपके निकल के आएंगे। ठीक है, 8 रख देना, 8 पुट अप कर देना, आपको यहाँ पर 15 निकल के आएगा आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है आपको, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ वन डिवीजन of the vernier scale if least count of the combination of man and vernier is 0.02। अब देखो कॉम्बिनेशन का मतलब दे रखा है आपको, तो कॉम्बिनेशन का लीस्ट काउंट है ना आपका, तो ओरिजिनल लीस्ट काउंट होता है वो। ठीक है, अब आपका मतलब है कि यहाँ पर इसने दे रखा है कि कैलकुलेशन के लिए अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पे निकालो आप, तो आपसे दे रखा है स्केल का, अगर यदि आपसे बोले कि चलो ठीक है मैन स्केल का लीस्ट काउंट दे रखा है, यानी कि एस की वैल्यू दे रखी है आपकी 1 mm, लीस्ट काउंट आपको दे रखा है 0.02 mm। ठीक है, ये तो वैल्यूज आपको दी रखी है उसने, निकाले आप। निकाले बी सी, किसी का सी आ रहा है, किसी का बी आ रहा है। चलो देखते हैं क्या आता है। तो देखो यहां से मेरे पास 0.02 बराबर 1/n होता है, यानी कि यहां सीधी बात है LC बाई लीस्ट काउंट बराबर S बाई n। तो यहां पर S की वैल्यू 1 है, LC की वैल्यू ये है, n कर देंगे, तो n यहां पर मेरे 50 निकल के आ रहे हैं। ठीक है, अगर डायरेक्ट वर्नियर का केस देखो दो केस बनेंगे यहां से मेरा। अगर डायरेक्ट वर्नियर का केस देखो, तो डायरेक्ट वर्नियर के केस के अंदर मेरे पास क्या निकल के आएगा कि NV बराबर निकल के आएगा n-1 to S, यानी कि 50 तो मेरा n निकल के आएगा, 50V बराबर निकल के आएगा 49S, यानी कि ऑब्वियस बात है V की वैल्यू यहां पर मेरी निकल के आएगी 49 डिवाइड बाय 50 इनटू S, S की वैल्यू अगेन 1, तो यहां पर ये वैल्यू मेरी निकल गई 0.98 mm। अगर मैं यहां पर रेट्रोग्रेड रखूं तो यहां पर मेरे पास निकल के आ रहा है NV बराबर n+1 इंटू S, और यहां पर मेरे पास सेम यहां पर हो जाएगा 51/50 समथिंग, ये हो जाएगा ना, देखो 51/50 हो जाएगा। तो यहां पर आप 51/50 जब लिख देंगे तो आपके पास निकल के आएगा ये समथिंग 1.02 mm। ठीक है, अब मेरे पास सवाल है, या तो मैं 1.02 लगाऊं या मैं 0.98 लगाऊं। मेरे पास कुछ तो दे नहीं रखा है इसने कहीं बोला हुआ है डायरेक्ट वर्नियर के बारे में बोला हुआ है, कहीं इसने रेट्रोग्रेड वर्नियर के बारे में बोला हुआ है क्या? इसने बोला सर नहीं बोला हुआ है, तो क्या लगा क्या है बताओ। तो देखो मेरा ये मानना है, मेरा सजेशन है कि अगर दोनों ही नहीं दे रखा तो सबसे पहली बात तो ये है कि देखो 50/49 आपने लिखा है, 50/49 क्या लिखा आपने, 51/50 होगा, और दूसरे केस में ये होगा ना, अरे n+1/s करोगे ना, 50 तो दे रखे, 50 तो निकल के आ गए। ठीक है, 50 तो निकल के आ गए, 50 तो वर्नियर के रहेंगे ना अर्षित जी। 1.02 और 0.98 दो आंसर्स निकलेंगे। तो अब सर क्या करें, ये लगाएं वो लगाएं? अभी तो हम खुद कंफ्यूजन में कि क्या लगाएं, कि चलो ठीक है अगर आपका ऐसा कभी आ रहा है तो आप डायरेक्ट वर्नियर लगा के आ जाना आपका आंसर, क्योंकि इसने यही माना हुआ है। अदरवाइज यहाँ पर आपका वैसे होना गलत चाहिए ये, बट ठीक है आप यहाँ पर डायरेक्ट वाला लगा के आ जाना, वही आपका आंसर यहाँ पर कंसिडर कर लिया जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर जब भी ऐसा केस आ जाए कभी, तो आप डायरेक्ट वर्नियर लगा के आ जाए, वही आपका आंसर मान लिया जाएगा। ठीक है, ओके चलो ठीक है। आज का सेशन है डेली हमारा 1 आवर का सेशन रहने वाला है यहाँ पर, तो इस तरीके से हम 1 आवर के सेशन है, बाद में धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ा देंगे हम। ठीक है, तो धीरे धीरे हम चलते रहेंगे इसी तरीके से। कल भी मिलते हैं 3 बजे। ओके गाइस, ठीक है मिलते हैं कल। और देखो बाकी अगर यदि आपको लगे अच्छा लगे, चैनल अच्छा लगे, तो आप देखो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन हाथों हाथ मिल जाएगा आपको, और आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो। बाकी अगर आपको और ज्यादा अपडेट्स चाहिए तो आपको ऑनलाइन इंजीनियरिंग की वेबसाइट पे जाके आप एक बार चेक कर सकते हैं। ओके गाइस, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।